नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के जीएस के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आप जानते हैं कि आपका 8 बजे जो है वो लाइव टेस्ट होता था और लाइव टेस्ट के दौरान जो है आप सभी रूबरू होते थे अपने अध्यापक से, मेरे से, और चीज़ों को हम देखते थे व्यवस्थित ढंग से। लेकिन क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में आप सब जानते हो समय का कितना महत्व है, तो समय का महत्व है और समय बचाने के लिए, क्योंकि लाइव सेशन में मान लीजिए 1 घंटे हम चर्चा करते थे तो उसमें 20 मिनट कम से कम आपसे बातचीत करने में इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शन होता था उसमें हमारा समय जाता था। तो समय हमारा नुकसान ना हो, समय हमारा बचे और हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम समय देते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए जो लाइव कक्षा थी आपकी, वो लाइव कक्षा अब समाप्त की जाती है। और लाइव कक्षा के स्थान पे आप ये प्रीमियर देख रहे हो। इस प्रीमियर में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी प्रश्न जैसे कि आपका लाइव सेशन में होता था उसी प्रकार से आपका प्रीमियर में भी देखने को मिलेगा, और प्रत्येक दिन आपको ये प्रीमियर 8 बजे मिल जाएगा। मतलब आपका समय जो निर्धारित था पूर्व में, उसी निर्धारित समय पर आपको ये कक्षाएं मिलेंगी। 8 बजे आपको ये कक्षा निश्चित रूप से मिलेगी और प्रीमियर होगा। हालांकि जो आप प्रश्न पूछोगे मैं उस दौरान उपस्थित रहूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको भी नोट डाउन करना है। साथ ही साथ जो त्रुटियां हो रही हैं, जिस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप सभी जुड़ जाएं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो सभी जुड़ जाएं। आप में से जो रेगुलर छात्र हैं हमारे, जुड़ जाएं जिससे इस चर्चा को अब प्रारंभ किया जा सके। और आपको बता दें कि यह प्रीमियर है। जैसा करंट अफेयर्स का आपका सेशन चलता है, करंट अफेयर्स का जिस प्रकार से सेशन चलता है उसी तर्ज पर यह सेशन आपका है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें मान लीजिए यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आपके कोई डाउट है, पूछते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया। बोला जा रहा है प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष भी यहाँ पे बता दिया गया कि कब हुआ था, वर्ष 1931 में हुआ था। अब बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा की ओर से इसमें किसने भाग लिया, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था, आपको बताना है। BS मुंजे, डॉक्टर MR जयकर, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि, किसने भाग लिया था आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने भाग लिया था आपको बताना है। चले, आप जानते हैं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आपको पता होगा। और आपको यह भी पता होगा कि जब बात आती है हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा की तरफ से यहाँ पे 2 लोगों ने भाग लिया था, BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर। तो याद रखना है, डॉक्टर MR जयकर और मुंजे ने जो है इसमें भाग लिया था। तो याद रखना है BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर ने हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था, और इस आधार पे आपका ई विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था, आपको बताना है। बताएं किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था। पहला यहां पे देखने को मिल रहा है द लाइफ डिवाइन, दूसरा देखने को मिल रहा है वंदे मातरम, तीसरा देखने को मिल रहा है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और चौथा देखने को मिल रहा है एसेज ऑन द गीता। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसका लेखन अरविंद घोष ने नहीं किया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। इन 4 रचनाओं में कौन सी ऐसी रचना है जो अरविंद घोष से संबंधित नहीं है। फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है, अनिवार्य रूप से जवाब देना है। देखो यहां पे यदि मैं बात करूं तो द लाइफ डिवाइन, ठीक है, डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी
एसेज ऑन द गीता, ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं ये अरविंद घोष द्वारा लिखी गई हैं। मतलब यहां पर भी आपका ई विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? बताएं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसके समय में यह पारित किया गया था आपको बताना है। और जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि यह प्रीमियर सेशन है, और प्रीमियर इसलिए रखा गया है जिससे कि आपका समय बच सके, क्योंकि लाइव सेशन में जब आपसे बातचीत होती थी तो बहुत सारा समय जो है जाता था, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में एक एक मिनट का जो समय है आपका कीमती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए लाइव सेशन के स्थान पर आपको पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो प्रीमियर के तौर पर दी जा रही है, उसी समय पर दी जा रही है जिस समय पर आपका लाइव सेशन होता था। बताएं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था, आपको बताना है। बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था, आपको बताना है। लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसके समय में पारित किया गया था? आप जानते हैं लॉर्ड कैनिन जो है 1856 से 1862 ईस्वी के बीच कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। और आपको बता दें, ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय जो थे यही थे, और इन्हीं के द्वारा यह किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिन ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात हो रही है कुछ व्यक्तियों की और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की, और आपको मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चलें, और यदि आपसे पूछ लिया जाए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1856 में इसको पारित किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बताएं। यहां पे 4 दिया हुआ, जैसे सेवा सदन कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। सेवा सदन दिया हुआ है, वेद समाज दिया हुआ है, धर्म सभा दिया हुआ है, देव समाज दिया हुआ है। आप जानते होंगे कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, एकदम सत्य है। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने की थी। वेद समाज की बात करें तो श्रीधरलू नायडू इससे जुड़ते हैं। सेवा सदन की जब बात करते हैं तो हृदय नाथ यहाँ पे कुंजरू दिया हुआ है। आपको बता दें कि सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने किया था। किसने किया था? बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी ने इसकी स्थापना की थी, और इस आधार पे आपका ए विकल्प गलत है और ए ही आपका सही उत्तर है। मतलब ए विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है और ये विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले सेवा सदन की स्थापना 1885 में बंबई में बहराम जी मालाबारी ने किया था, और जब बात हृदयनाथ कुंजरू की आती है तो इन्होंने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने किया था सेवा समिति की स्थापना, और सेवा समिति की स्थापना कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है सेवा सदन की तो बहराम जी मालाबारी का नाम जुड़ता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेवा सदन और सेवा समिति बहुत मामूली सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? फास्ट बताएं, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है। चले बताइएगा, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है। यहाँ पे दिए हुआ है नाम, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, 4 नाम दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपने सुना होगा एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था सर लियोनल कार्टिस।
सर लियोनल कार्टिस को जो है वो भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है और सर लियोनल कार्टिस ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी भारत में। कब किया था? तो सर्वप्रथम 1915 में इन्होंने इसका सुझाव दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्वैध शासन का जो सुझाव है सर्वप्रथम सर लियोनल कार्टिस ने दिया था, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है और इस आधार पे इसका जो विकल्प होगा ये ई विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस दौरान ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, आपको बताना है। बताइएगा, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आप जानते हैं कि क्लीमेंट इटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली। तो क्लीमेंट इटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट इटली, यही पूछा जा रहा है कि ये किस पार्टी से जुड़े थे। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले आपको बता दें, लेबर पार्टी की सरकार थी, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न संख्या 7, कौन सा भारत का मजदूर संगठन नहीं था? इनमें से कौन सा भारत का मजदूर संगठन था? मजदूर संगठन था, बताएं। इनमें से कौन सा भारत का मजदूर संगठन था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले मजदूर संगठन की बात हो रही है, वो आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ये सबसे पुराना संगठन है, यदि मैं बात करूं मजदूरों का, भारत में सबसे पुराना संगठन है और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि भारत का पहला मजदूर संगठन जो है वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। बताएं, यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं और बोला जा रहा है कि इनको जो है कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोपला विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं, 4 घटनाएं यहां पे दी हुई हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो 1918 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 की आती है और 13 अप्रैल 1919 की जब बात करते हो आप तो आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद मोपला और चौरी चौरा की घटना की जब बात करें तो चौरी चौरा की जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 की है, सबको पता है। 1922 5 फरवरी की घटना है। यदि हम बात करें मोपला विद्रोह, ये 1921 की घटना है और इस आधार पे आप अपना विकल्प चुन लीजिएगा। सबसे पहले आएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, मतलब 4th पहले स्थान पे आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर दूसरे स्थान पे आएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 4 के बाद 2 जो दिया है सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कहने का मतलब उनका वर्ष आपको पता होना चाहिए। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई, बताएं। बिहार को कब स्थापित किया गया एक राज्य के रूप में, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे जो प्रश्न है ना, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखो आप जानते हो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वर्ष 1911 में
और जब वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उसी दौरान 12 दिसंबर के दौरान 12 दिसंबर 1911 को यह आयोजन किया गया था। तो 12 दिसंबर 1911 को जब यह आयोजन किया गया था उसी दौरान बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो यहां पे बोला गया है कि प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई, तो आप टिक करोगे वर्ष 1911। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार को एक प्रांत के रूप में स्थापित कब किया गया, ठीक है, बिहार को उड़ीसा से अलग एक प्रांत के रूप में कब स्थापित किया गया या कब विधिवत उद्घाटन किया गया, तब आपको टिक करना है वर्ष 1912। और वर्ष 1912 में कब, 1 अप्रैल वर्ष 1912 को आप टिक करोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा गया घोषणा की बात, तो वर्ष 1911। इसको बताओ, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया है, ठीक है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा आपको बताना है। चले बताएं, आप सभी को जवाब देना है, जो भी छात्र देख रहे हैं सभी को जवाब देना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया था, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, और 1833 का चार्टर अधिनियम सही उत्तर है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे, जिनमें सबसे पहले था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। पहला सुधार ये आपको देखने को मिला था। दूसरा आपको देखने को मिला था कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, इसी अधिनियम में घोषित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी यहीं से शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसको बताएं, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रसिद्ध रचना है? ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है आपको बताना है, बताएं। 4 नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से किसकी रचना है ब्रोकन विंग्स, बताएं। आपको बता दें कई सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, और ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं ये हैं सरोजनी नायडू से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ, बताएं। झंडा कांड बिहार के किस जिले में हुआ आपको बताना है। झंडा कांड बिहार के किस जिले में हुआ? आप जानते हैं कि औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान इस क्षेत्र के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी, और बाद में इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। तो ये जो झंडा कांड हुआ था बिहार में, ये बहुत ही चर्चित स्थान है, आज भी समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है, और यह स्थान है आपका भागलपुर। तो याद रखिएगा, बिहार में झंडा कांड कहां से जुड़ता है? बिहार में झंडा कांड जो है वो भागलपुर से जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की, बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की? फास्ट जवाब दीजिएगा। बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन बलबन, इनमें से किसने की आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की? फास्ट जवाब दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की, ये आपको बताना है, और आपका जवाब क्या होगा ये आप बताएं। नायब ए मुमलकत पद की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है।
चलें फास्ट जवाब दीजिए, सही को सभी को जवाब देना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसलिए सभी को प्रयास करना है इसका जवाब देने के लिए। बताएं। चलें सभी को जवाब देना है। नायब ए मुमलकत पद की स्थापना किसने की? चलें देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये आज का आपके लिए है होमवर्क। इसको आप बताओगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और टॉप कमेंट में यदि आप जाओगे तो इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसका जवाब वहां पर शेयर कर रखा है। इसको बताओ, मालिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? बताएं। मालिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। मालिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। मालिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? चलें फास्ट जवाब दीजिए। देखो, मालिक अंबर की बात हो रही है, तो मालिक अंबर का जो संबंध था, यदि मैं बात करूं तो इसका संबंध था अहमदनगर से। और आपको बता दें कि इसको दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो दक्षिण भारत का टोडरमल मतलब मालिक अंबर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? बताएं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे, आपको बताना है। चलो बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? बताओ, कबीर किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, कबीर किसके समकालीन थे? फास्ट जवाब दीजिए। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, खिज्र खां या फिरोज तुगलक? आप जानते हो कबीर के बारे में बात करें तो 1440 से 1510 का समय इनका था। और यदि हम बात करें दिए गए सुल्तानों में, तो सिकंदर लोदी का जो समय आता है वो आता है 1489 से लेकर 1517। तो आप बताओगे कि कबीर जो हैं वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्ट याद रख लीजिए। भक्ति आंदोलन के यहाँ पे देखो क्या है कि प्रश्न कोई और, उसका उत्तर कोई और लिख दिया गया। इसको बताएं। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? बताएं। दारा सिकोह की बात हो रही है कि दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? सभी को जवाब देना है। बताएं, दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? चले बताएं, किस सूफी मत से प्रभावित था? आप जानते हैं इसके जो गुरु थे उनका नाम था संत मुल्लाह, ठीक है। और संत मुल्लाह जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ये संबंधित थे कादरी संप्रदाय से। तो दारा सिकोह जो है वो कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? बताएं। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकाल राहत संहिता तैयार कराई थी, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सम्राट था जिसने अकाल राहत संहिता तैयार कराई थी? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं इसके समय काल में जो है वो दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा था। और दोआब क्षेत्र में जब अकाल पड़ा था तो इसने किसानों के लिए, क्योंकि अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित थे किसान, तो किसानों के लिए इसने एक विशेष, आप कह सकते हो, विभाग की स्थापना कराई थी। वो सुल्तान कौन सा है जिसने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना कराई थी? बताएं। आप जानते हैं दीवान ए अमीर को ही, ये जो विभाग था विशेष रूप से कृषि विभाग था। और ये जो विभाग था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है स्थापित कराया था, ठीक है। कब कराया था? जब उसके दरबार में विशेष रूप से दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिएगा कि इसने अकाल ग्रस्त जो किसान थे उनको एक ऋण भी दिया था जिसका नाम था तकाबी।
तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तकाबी क्या था, तो आपको बताना है तकाबी एक विशेष प्रकार का किसानों के लिए ऋण था जो कि अकाल से प्रभावित थे, उनके लिए एक विशेष ऋण की व्यवस्था कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम रखा गया था तकाबी। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? अब इतना आसान प्रश्न तो निश्चित रूप से गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, आपको बताना है। बताएं। 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर था जिसमें दुर्ग भाग, मध्य भाग एवं निचला भाग था, और इसकी खोज जो है वो जेपी जोशी ने किया था, आपको पता होगा। और यहाँ से मिला क्या था यदि हम बात करें तो यहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के साथ एक साइन बोर्ड मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वो नगर कौन सा है जहाँ पे सिंधु लिपि के चिन्हों के साथ 10 चिन्हों के साथ एक साइन बोर्ड मिला था, वह, या जिसकी खोज जो है वो पीसी जोशी ने किया था, जेपी जोशी ने किया था, वो नगर कौन सा है? और आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का जो एकमात्र स्टेडियम आपको देखने को मिला है, वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी आपको इसी नगर में देखने को मिला है, और ये नगर है आपका धौलावीरा। तो याद रखिएगा, एकमात्र स्टेडियम जो हड़प्पा सभ्यता का मिला है, 10 सिंधु लिपि के 10 चिन्ह जो मिले हैं वो सभी के सभी धौलावीरा से मिले हैं, और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। किस बौद्ध संगीति के में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया? बताओ, स्थविर और महासांघिक में किस बौद्ध संगीति में ये विभाजित हो गया, आपको बताना है। फास्ट बताएं। आपको बता दें, इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और जैसे ही मैंने आपको कालाशोक बताया, आपको तुरंत जानकारी मिल गई होगी कि कौन सा था। और आपको बता दें कि इसकी जो अध्यक्षता थी, यदि हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता सबा कामी द्वारा की गई थी। और बात किस बौद्ध संगीति की हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो वैदिक आर्यों के संदर्भ में सही नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताएं, वैदिक आर्यों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा सही नहीं है? फास्ट जवाब दीजिएगा। वैदिक आर्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो, यहां पे यदि बात करें, वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोह से परिचित थे, सत्य है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, सत्य है। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, ये भी सत्य है। लेकिन सी विकल्प में लिखा है वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक सत्ता थी, ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे पितृसत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इसको बताओ, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? बताओ, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं 3 वेद हैं, और इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से जब हम बात करते हैं तो वेद त्रयी या त्रयी शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। और इन 3 वेदों में यदि हम बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद इनमें नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ए, बी और सी जो हैं ये तीनों इसी में आते हैं, इसलिए इसका ई विकल्प आपका सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? देखो, जहां पे टाइपिंग एरर हो और जो हम और आप समझ सकते हैं तो उसको इशू नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बताएं, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। सम्यक तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या अथर्ववेद? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे यदि मैं बात करूं तो देखो यहां पे डी, चलिए इसी पे विचार करिए, कोई बात नहीं। बताएं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? त्रिरत्न की यदि हम बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन की बात की जाती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन की बात की जाती है। यहां पे यदि हम बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दिया हुआ है, मतलब इसकी बात होती है, ठीक है, और सम्यक आचरण की भी बात की जाती है। क्या बोला जा रहा है, कौन से शामिल नहीं है? सम्यक तप की बात नहीं होती है, अथर्ववेद की बात नहीं होती है। तो डी विकल्प और ए विकल्प दोनों गलत हैं, मतलब ई विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। आज देख रहे होंगे आप कि ई विकल्प वाले कई सारे प्रश्न हैं और निश्चित रूप से यहां पर आप गलती कर रहे होंगे। चलिए इसको बताएं, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फास्ट जवाब दीजिएगा। संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। संस्था एवं संचार की बात हो रही है, संस्था एवं संचार की बात हो रही है। देखो, संस्था क्या था? संस्था के अंतर्गत तो पहली बात तो दोनों गुप्तचर से जुड़ते हैं, गुप्तचर व्यवस्था थे। संस्था के अंतर्गत क्या था कि जो गुप्तचर होते थे वो एक ही स्थान पर रहकर उनके बारे में, उनसे संबंधित जानकारियों को, जो भी उनकी जानकारियां होती थी उसको इकट्ठा करते थे। संचार के अंदर क्या था कि गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते थे और इस दौरान आवश्यक जानकारियों को एकत्र करते थे। तो संस्था और संचार, इन दोनों का जो संबंध है वो गुप्तचर व्यवस्था से है, जहां संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, जबकि संचार के अंतर्गत गुप्तचर जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताएं, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताएं, फास्ट जवाब। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताएं, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। बिहार क्षेत्र के लिए बताएं। देखो, नोट कर लीजिएगा, जब बात आएगी सब एक एक करके नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं बिहार क्षेत्र के लिए तो अथर्ववेद में अंग योम मगध, याद रखिएगा। अथर्ववेद में, अथर्ववेद की जब बात करते हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद में अंग व मगध की बात आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अथर्ववेद की बात हो गई। अथर्ववेद के बाद जब बात करते हैं यजुर्वेद की तो इसमें विदेह राज का जिक्र होता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बात करें तो विदेह राज का जिक्र होता है। और जब आप बात करते हो ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आप ई विकल्प पर जाओगे। तो बिहार के लिए अलग अलग, आप कह सकते हो वेदों में अलग अलग नाम जो है प्रयोग किए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। चलो इसको बताओ, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये टिप्पणी किसने की थी ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए।
फास्ट जवाब दीजिए। चले, ये किसने कहा था? जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनियन, टी.आर. होम्स, के मॉलेसन। फास्ट जवाब दीजिए, इनमें से किसने ये शब्द बोला था? चले, किसने ये शब्द का प्रयोग किया था? आपको बताना है कि इस शब्द, देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो लगातार आपके यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है, और लगातार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी संभावना है पूछे जाने की, तो यहाँ पे आपको जवाब देना बनता है। और बहुत बार ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये बात होता है जॉन लॉरेंस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? बताएं। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था? आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिए। आपको बता दें कि ये जो शासन था ये अवध का था, और अवध के अंतिम जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के शासनकाल में ही अवध को आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो अंतिम शासक भी याद रखना है, अवध के अंतिम शासक कौन थे? वाजिद अली शाह, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और इसी रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इस क्षेत्र को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। इसको बताओ, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है? कौन सा अधिनियम है जिसमें 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जो हैं वो 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों को जो है वो प्रतिबंधित किया गया है कारखानों में काम करने से? ये आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। ये कौन सा अधिनियम है? फास्ट जवाब दीजिए। आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहली बात, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जो पारित हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये अधिनियम लाया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे। अब आपको बताना है कि वो अधिनियम कौन सा था, बताएं। और आपको बता दें इसी अधिनियम में बोला गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माह में 4 दिन अनिवार्य छुट्टी के साथ प्रत्येक दिन 9 घंटे से अधिक का कार्य नहीं लेना है आपको। इसी अधिनियम में इसकी भी बात हो रही थी, और यह अधिनियम है 1881 का कारखाना अधिनियम, ठीक है। और 1881 का कारखाना अधिनियम में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया, और 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को महीने में 4 दिन का अवकाश और अधिकतम 9 घंटे तक कार्य कराने की यहाँ पे छूट दी गई थी। और ये किसके समय काल में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय काल में ये लाया गया था। इसको बताओ, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? फास्ट जवाब, न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि इनके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यदि आप बात करें तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना कराई गई थी। और आप जानते हैं कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है वारेन हेस्टिंग्स की। तो ये विकल्प सही उत्तर है। न्यायिक सेवा के जनक की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स को बोला जाता है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया? देखो, कई बार प्रश्न उल्टा पूछ लिया जाता है कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है पीर अली का नाम आता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीर अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसको दबाया किसने? तो इस विद्रोह को किसने दबाया आपको बताना है। चले बताएं, इस विद्रोह को दबाया किसने आपको बताना है। पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को किसने दबाया? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलो, इसका सही उत्तर है कमिश्नर टेलर, ठीक है। चले, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। देखो, बिहार से संबंधित जो भी घटनाक्रम जुड़ते हैं ना
1857 की क्रांति में, वो समझ लो कि एक प्रश्न आउट ही है आपकी परीक्षा में, क्योंकि निश्चित रूप से पूछा जाना है तो उसको आपको कवर कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जो अधिवेशन बिहार से संबंधित हैं, जो बिहार में हुए हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित एक सेपरेट वीडियो आपको दिया है, वहां पे जाके सारे अधिवेशनों को देख लीजिए, और विशेष रूप से जो बिहार से जुड़े हुए 3 प्रमुख अधिवेशन हैं उसको आप याद कर लीजिए। तो अभी इसको बताइए, 38वां अधिवेशन गया की बात हो रही है, बताएं। आप जानते हैं 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, ये वर्ष 1922 में हुआ था, और वर्ष 1922 में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन नहीं लागू किया गया था? बताएं, कौन सा जिला ऐसा है जहां पर 1857 में सैनिक शासन नहीं लागू किया गया था? आपको बताना है। फास्ट जवाब, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां पर सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? फास्ट जवाब दीजिए। फास्ट जवाब आपको देना है। सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, चाहे आप सारण की बात करो, चाहे पटना की बात करो, चाहे चंपारण की बात करो, चाहे तिरहुत की बात करो, इन सभी स्थानों पर सैनिक शासन लागू हो गया था। ठीक है, सैनिक शासन लागू हो गया था, मतलब इसका ई विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, बताएं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम भी बदल दिया है, ये भी आपको पता होगा, तो बताएं इसको, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? आप जानते हैं 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 की एक घटनाक्रम है जिसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका है 1925, मतलब कोई भी इसमें से दिया नहीं है, आप ई विकल्प पर जाओगे। और ये बार बार प्रश्न इस तरह के रखे गए हैं, ये आपको संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि इस प्रकार की जो भी घटनाक्रम हैं, जो भी प्रमुख घटनाक्रम हैं, उनका वर्ष अवश्य याद रखिए, ये संदेश देते हैं और ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, इस तरह के। फिर इसके बाद गांधी के जो आंदोलन है विशेष रूप से, वो सभी के सभी आपको वर्ष याद ही रखने हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। और इसका संदेश भी यही है कि आप इसको समझ पाओ, प्रश्न की मांग को समझ पाओ, और जब भी कोई इस तरह का आंदोलन पढ़ते हो तो उनके वर्ष याद रखो। कुछ महत्वपूर्ण जो 10 से 15 हैं उनको याद कर लो क्रम में, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। यदि आप कहोगे तो मैं ही आपको उपलब्ध करा दूंगा जो भी इस तरह की महत्वपूर्ण तिथियां हैं इतिहास की, वो आप रट जाइए, कम से कम वर्ष तो याद रखिए। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया? पटना में जुलूस का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए। पटना में जुलूस का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? वर्ष 1942 की बात हो रही है। फास्ट जवाब, शांति देवी, भगवती देवी, सुनीता देवी, कुसुम देवी, किसके नेतृत्व में यह विद्रोह का आयोजन किया गया था? चले, जुलूस का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें इस जुलूस में महिलाओं ने भाग लिया था बढ़ चढ़कर, विशेष रूप से महिलाओं का ये जुलूस था और इसका नेतृत्व किया था भगवती देवी ने। और भगवती देवी जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन हुआ करती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी ने इसका नेतृत्व पटना में किया था।
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? बताएं। लाल कुर्ती आंदोलन सबको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। अब यहां पे प्रश्न बोल दिया गया है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? बताएं, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह चलाया गया था, आपको बताना है। आप जानते हो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में ये आंदोलन जो है चलाया गया था, और इस दौरान आप जानते हो इसको खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। और इस आंदोलन के जो सदस्य थे विशेष रूप से लाल कुर्ती पहनते थे, और उसी के कारण इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन भी पड़ा था। और ये जो आंदोलन था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। इसको बताइए, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है। चलें, जवाब दीजिएगा। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? अच्छा प्रश्न है, सभी का जवाब इस पर आना चाहिए। बताएं। चलो, इसका सही उत्तर है धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से युग्म सुमेलित हैं। महाजनपद दिए हुए हैं और इन महाजनपदों की राजधानी दी हुई है, जैसे अंग, वज्र, गांधार, कुरु, यहाँ पे इनकी राजधानी दी हुई है। अब इनको बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कल आपको, यदि आपने देखा होगा, यदि आपको याद होगा, तो महाजनपदों से संबंधित जब आपने बिहार समग्र वीडियो देखा होगा, 2 दिन पहले आपको दिया गया, इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर की जा चुकी है। बिहार समग्र की यदि आपने वीडियो देखा होगा तो वहां पे महाजनपदों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से ऐसे महाजनपद जो बिहार से जुड़े हैं, जिनका संबंध बिहार से है, उनके बारे में भी बताया गया है। तो आप यदि नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिए। विशेष रूप से जीके का जो पोर्शन है वो आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे दिया हुआ है बी विकल्प में कि वज्जी दिया हुआ है राजगीर। ये वाला जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि वज्जी महाजनपद की जब राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। यदि हम राजगीर की बात करते हैं कि राजगीर किसकी राजधानी थी, तो राजगीर जो है ये मगध जनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जनपदों की राजधानियां याद रखना है, विशेष रूप से बिहार से संबंधित जो जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? उन 7 वर्गों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था, आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो यहाँ पे आपको स्पष्ट है, लाइव टेस्ट के रूप में आपको प्रश्नों को देखना है और प्रयास करना है कि ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सही तरीके से दे सकें। ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब आपको सही देना है। जहाँ पे कमी हो रही है उसको आपको नोट करना है कि आपका जो प्रश्न है इस क्षेत्र से कम सही हो रहा है। बताएं, कितने भागों में विभाजित किया? 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, और बोला जा रहा है कि इन 7 वर्गों में कौन सा सम्मिलित नहीं था। देखो प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। यदि हम यही पूछ लेते तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इसका सही जवाब देते। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। तो 7 वर्गों में कौन सम्मिलित नहीं था? किसान, सैनिक, क्षत्रिय या कारीगर या शिल्पी, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था, आपको बताना है। चलो बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा।
देखो इसका सही उत्तर है क्षत्रिय। ठीक है, चले इसको बताओ। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फास्ट जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है, बताएं। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसको आपको बता दें, जो जीवाश्म मुक्त स्टील होता है इसको बोला जाता है ग्रीन स्टील। ठीक है, ग्रीन स्टील इसको बोला जाता है। और कौन सा देश बना है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें बताएं, आपको बता दें इसका सही जवाब है स्वीडन। तो याद रखिएगा, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला पहला देश बना है स्वीडन। इसको बताइए, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? बताओ, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, इनका नाम है प्रभु राम शर्मा। क्या नाम है? प्रभु राम शर्मा। और प्रभु राम शर्मा जो हैं ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं, और नेपाल के सेना प्रमुख थे। और ये भारत की यात्रा पर उन दिनों आए थे जब राष्ट्रपति हमारे हुआ करते थे रामनाथ कोविंद। और जब ये भारत दौरे पर आए थे तो उसी दौरान इनको ये मानद उपाधि दी गई। तो टिक करना है आपको बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बताओ, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? 100% टीकाकरण वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? याद रखिएगा, ये शहर है उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कोविड-19 से संबंधित कई सारे प्रश्न, शहरों के से संबंधित कई सारे प्रश्न इन दिनों चर्चा में हैं और करंट अफेयर्स में लगातार उनकी बात भी हुई है। ठीक है, तो इसका जवाब अभी दीजिए। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ। आपको बता दें, इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य करना है। और जो जेंडर पार्क स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, मणप्पुरम, कोझिकोड, पलक्कड़, कहाँ पे किया गया आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए। देखो, ये किया गया है केरल में। और केरल के किस शहर में किया गया है? तो याद रखना है, केरल के कोझिकोड में किया गया है। तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? फास्ट जवाब दीजिए। फास्ट जवाब दीजिए। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बता दें, इसके लेखक हैं दलाई लामा। डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? बहुत सारे जिले बने हैं कई सारे राज्यों में, लेकिन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कई सारे जिले बने हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में नए जिले बने हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यहाँ पे कर्नाटक के बारे में बात हो रही है, तो बताएं कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? आपको बता दें, एक स्थान है कर्नाटक में बेल्लारी जिला, सुना होगा आपने। तो बेल्लारी जिले से इसको अलग करके बनाया गया है। और ये जो स्थान है 31वां जो जिला घोषित किया गया है, ये घोषित किया गया है विजयनगर को। ठीक है, तो याद रखिएगा 31वां जिला कौन सा है कर्नाटक का? विजयनगर, जो बेल्लारी जनपद से अलग करके बनाया गया है।
₹5 में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? बताओ, ₹5 में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो इसको बताओ। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, बताएं। शहरी वनों के विकास हेतु आप जानते हो भारत सरकार का अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का एक प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए, और उसके तहत पूरे भारत के विभिन्न शहरों में शहरी वन विकसित किए जा रहे हैं। अभी इस प्रश्न का जवाब बताएं। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये आपका शहर है हैदराबाद। ठीक है, चले इसको बताओ। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? प्लेटिपस अभ्यारण्य, ये आपका आप कह लीजिए प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे किया जा रहा है? और आपको बता दें ये विशेष प्रकार की एक प्रजाति है और इसके प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है ये बनाए जा रहे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है। और क्योंकि इनका बहुत सारे स्तनपायी ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनको विलुप्ति के कगार से बचाने के लिए इस प्रकार के विशेष अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और इन अभ्यारण्यों का निर्माण हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसको बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? बताओ। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? विशेष रूप से आपको बता दें ये एक पुलिस स्टेशन है जहां पर इसकी शुरुआत की गई है। विशेष रूप से ट्रांसजेंडर से संबंधित लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग डेस्क ही बनाया गया है। और जब इसकी बात करते हैं कि कहाँ पे, तो तेलंगाना राज्य में ये खोला गया है, तेलंगाना से संदर्भित है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक विशेष पुलिस स्टेशन में इसकी स्थापना की गई है। तो सिर्फ याद रखिए तेलंगाना, शहर की यदि बात की जाए तो हैदराबाद याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इनमें से किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बताओ। इसको करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया है, इसलिए आपका जवाब सही होना चाहिए। हाल ही की बात हो रही है, तो हाल ही में जब हम बात करते हैं तो हाल ही में 2 देश अभी ऐसे हैं, एक तो है चीन, दूसरा है एल सल्वाडोर। और चीन और एल सल्वाडोर दोनों को ही WHO ने अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो बी और सी मतलब ई विकल्प आपको टिक करना है। इसको बताओ, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताएं। फिलीपींस के बारे में बात हो रही है कि ऐसा कौन सा फसल है जो आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया है और इसके वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला यह पहला देश बन गया है? बताएं। फास्ट जवाब दीजिए। आपको बता दें ये जो चावल है इसमें विटामिन ए और इसके साथ साथ बीटा कैरोटीन जो है समृद्ध है। और विटामिन ए और बीटा कैरोटीन में समृद्ध होने के कारण जो बचपन से आंख से संबंधित, आप कह सकते हो दृष्टि से संबंधित जो रोग होते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि ऐसे लोग जो विशेष रूप से अंधेपन के शिकार हैं, जो बच्चे अंधेपन के शिकार हैं, जो जन्मजात अंधेपन के शिकार हैं,
उनको भी यह दृष्टि प्रदान करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में है, बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में है। और ये जो प्रजाति है या जो बात हो रही है, ये बात हो रही है गोल्डन राइस की, और गोल्डन राइस को अब फिलीपींस ने वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी दे दी है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसको बताओ, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल कितना प्रतिशत है? कुल व्यय का कितना प्रतिशत है विकासात्मक व्यय? मतलब सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि इस बार का जो बजट आपने देखा होगा तो 3 मदों में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, तो उन्हीं में से एक है विकासात्मक व्यय। तो बोला जा रहा है विकासात्मक व्यय में कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, बताओ, फास्ट जवाब दीजिएगा। विकासात्मक व्यय में कुल कितना खर्च किया जा रहा है? देखो, जो कुल बजट है ना, जो कुल बजट है उसकी यदि हम बात करें तो विकासात्मक व्यय में जो खर्च हो रहा है वो 67.3% हो रहा है। प्रतिशत याद करिएगा, इसको रट जाइएगा। आप जानते हो जब बजट आता है तो 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक होता है विकासात्मक व्यय, एक होता है गैर विकासात्मक व्यय। तो बिहार के बजट में यदि हम गैर विकासात्मक व्यय की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 32.63% जो है 63% ये गैर विकासात्मक व्यय है। और जब बात करते हो विकासात्मक व्यय की बजट में तो 67.37 है। दूसरे शब्दों में बिहार राज्य का जो बजट है उसमें विकासात्मक व्यय पर ज्यादा खर्च किया गया है और गैर विकासात्मक व्यय पर कम खर्च किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2000, ये तो हो गया आपका, ये प्रश्न आपका हो गया। इसको बताएं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना है? वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? वार्षिक स्कीम का जो कुल बजट अनुमान है, जितना कि पूर्व में था उतना इस बार भी है, वो है 1 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही जो है 2021-22 में भी था। ठीक है, 2021-22 में भी यही था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2021 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? बताएं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार राज्य में 2021 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है यहाँ पे 2021-22 के अनुसार, और पूछा जा रहा है कि 2019-20 की यदि हम बात कर लें या वर्ष 2020-21 की बात कर लें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात यहाँ पे हो रही है, वो आपको बताना है। बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसलिए जवाब सभी को देना है। चलें बताएं। देखो, बजट से संबंधित प्रश्न आप जानते हो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन पर अच्छे से ध्यान देना है। चलें, याद रख लीजिएगा, यह है 50,555 रुपया। 50,555 रुपया सी विकल्प आपका सही उत्तर है। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? कार्निवैक बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिए, कौन सा देश है? जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया?
जानवरों के लिए सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनी जिसका नाम है कार्निवैकोव, और कार्निवैकोव को बनाया है रूस ने, ठीक है, जिसने स्पुतनिक भी का निर्माण किया था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। भारत में भी एक वैक्सीन बनी है जानवरों के लिए जिसका नाम है एनकोवैक। इसको बताओ। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्रम की बात करें तो 51वां क्रम था, ये आपको पता होना चाहिए। 9 मई 2021 को ये दिया गया, ठीक है। 51th क्रम में था, 9 मई को दिया गया 2021 को। किसको दिया गया? तो याद रखिएगा रजनीकांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहां बनाया गया? बताओ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहां बना है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात, किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पे बना है और 359 मीटर की ऊंचाई पर है ये नदी तल से। तो याद रखना है 359 मीटर की ऊंचाई पर ये बना है नदी तल पे। और ये कहाँ पे बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज? तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? बताओ। नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? फास्ट जवाब। रेखा मेनन, रेखा शर्मा, अरुंधति राय, नीरजा रॉय। इसका सही उत्तर है बी विकल्प, रेखा मेनन। इसको बताइए। नीति आयोग ने तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा रहा है आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। कौन सा राज्य रहा है? एसडीजी इंडेक्स की बात हो रही है, याद रखिएगा। एसडीजी इंडेक्स की जब बात करते हैं तो इसमें केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। सबसे निचले पायदान पे कौन रहा है? तो बिहार राज्य सबसे निचले पायदान पे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो ये कक्षा थी ये अब यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और जिस प्रकार से आज हमने लगभग 60 प्रश्नों को देखा है, कल से यही प्रयास रहेगा कि इसमें कम से कम 100 प्रश्न देखे जाएं। और इस आधार पे अगले 10 दिन रविवार को भी प्रयास यही रहेगा कि आपकी कक्षा हो, और अगले 10 दिन लगातार यदि हम 100 प्रश्न देख लेते हैं तो 1000 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और यदि 1000 प्रश्न आप देखते हो, उनको हल करते हो, उनसे जुड़े हुए टॉपिक को आप देखते हो, तो आप बेहतर स्थिति में रहोगे, अन्य कैंडिडेट से आप बेहतर स्थिति में रहोगे। लाइव इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि लाइव में हमारा कुछ समय अतिरिक्त जाता था, उस समय के बचत के लिए ये आपका प्रीमियर लगाया गया है। प्रीमियर आपका उसी समय पर है, आप निर्धारित समय पर आइए देखिए। लेकिन जो भी आपके डाउट हैं तो इस वीडियो के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं हमें, और हम निश्चित रूप से उस डाउट को, जो भी उसमें समस्याएं होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल से इसी प्रकार से जुड़ें और कल से लक्ष्य यही रहेगा 100 प्रश्नों को देखने का, ठीक है। चलिए।